इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट है वो हमें पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे जो हम इनपुट स्टेटमेंट पढ़ेंगे, यहाँ पे हम जो इनपुट स्टेटमेंट पढ़ेंगे वो होगा स्कैनएफ। स्कैनएफ इस इनपुट स्टेटमेंट को हमें पढ़ना है। तो इनपुट स्टेटमेंट के अंदर हमें क्या पढ़ना है? स्कैनएफ। उसी तरह से आउटपुट स्टेटमेंट जब हम पढ़ेंगे, आउटपुट स्टेटमेंट, इसके अंदर हमें पढ़ना पड़ेगा प्रिंटएफ। अब इन दोनों का काम क्या होता है थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब इसको डेफिनेशन वाइज भी बताता चलता हूँ। इनपुट का मतलब क्या होता है कि यदि मुझे किसी भी वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करना है तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? इनपुट स्टेटमेंट। तो विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन वी कैन स्टोर, या फिर कह सकते हैं इंसर्ट वैल्यू ऑन अवर वेरिएबल। हम अपने वेरिएबल में क्या कर सकते हैं? वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हैं। किसके द्वारा? स्कैनएफ के थ्रू। ठीक है, हमारे पास कोई वेरिएबल है, यदि उसमें मुझे डेटा को स्टोर करना है या फिर किसी भी तरह की वैल्यू को इंसर्ट करना है तो हम क्या यूज करेंगे? स्कैनएफ। इसका दूसरा पॉइंट क्या होगा? इट्स हेडर फाइल इज studio.h। इसकी हेडर फाइल क्या है? studio.h। मतलब अगर आप ये हेडर फाइल नहीं दोगे तो स्कैनएफ फंक्शन काम नहीं करेगा, क्योंकि स्कैनएफ फंक्शन के अंदर ही studio.h के अंदर ही स्कैनएफ की डेफिनेशन दी गई है। तो जब भी हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो कंपाइलर स्कैनएफ की डेफिनेशन कहां से निकालता है? studio.h के अंदर इसको परिभाषित करके रखा गया है। ये एक तरह की फाइल है, इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट है वी हैव टू यूज फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर स्टोरिंग वैल्यू। वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करना पड़ेगा। डन। यहाँ पे ये इसके 3 पॉइंट होते हैं। किसके? स्कैनएफ के। अब स्कैनएफ का सिंटैक्स क्या होता है, लिखने का तरीका, हम इससे प्रोग्राम में यूज कैसे करेंगे? पहले स्कैनएफ ब्रैकेट, उसके बाद यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर जो भी उसका होगा, फिर डबल कोट्स 1 कॉमा एम्परसेंड, और यहाँ पे उस वेरिएबल का नाम जिसमें वैल्यू को स्टोर करना है। ये इसके लिखने का फॉर्मेट होता है। किसका? स्कैनएफ का। तो इस तरीके से अगर हमें किसी भी वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करना है तो हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा। एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मान के चलिए हमारे पास एक वेरिएबल है इंटीजर ए, इसके अंदर मुझे वैल्यू स्टोर करनी है तो मैं क्या करूंगा? स्कैनएफ ब्रैकेट में। अब चूंकि ये क्या है? इंटीजर, तो इंटीजर का क्या होता है? परसेंटेज डी। स्पेस मोटिव फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है? परसेंटेज डी डबल कोट्स 1 कॉमा एम्परसेंड और उस वेरिएबल का नाम जिसमें वैल्यू को डालना है। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया? ए के अंदर एक वैल्यू स्टोर कर दी। डन। अब अगर मान के चलिए कुछ ऐसा होता तो फ्लोट बी, तो इसमें मुझे वैल्यू डालना है तो मैं कैसे डालूंगा? स्कैनएफ डबल कोट्स ऑन परसेंट एफ। परसेंट एफ क्यों लिया? क्योंकि ये फ्लोट है, कॉमा एड्रेस ऑफ बी। इस तरीके से हम फ्लोट वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे थर्ड एग्जांपल देखिए, यहाँ पे मैंने कैरेक्टर ch बनाया, इसमें मुझे वैल्यू डालनी है तो मैं कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफाई करूंगा? फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करूंगा परसेंटेज सी एम्परसेंड ch। इस तरीके से मैं कैरेक्टर के अंदर वैल्यू को स्टोर कर सकता हूँ। अब यहाँ पे जो लास्ट वाला है इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मतलब यदि मुझे किसी भी तरह का नाम स्टोर करना है,
किसी भी तरह की अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करनी है तो मुझे स्ट्रिंग बनाना पड़ता है। तो जैसे मान के चलिए मुझे एम्प्लॉय का नेम स्टोर करना है, तो मैंने en बनाया और ब्रैकेट में साइज दे दिया 20। इट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। ये क्या कहलाएगा? स्ट्रिंग। ये कैरेक्टर नहीं है, कैरेक्टर की हेल्प से बना हुआ है, बट ये क्या है? स्ट्रिंग। क्योंकि यहाँ पर ch में एक बार में एक ही कैरेक्टर स्टोर हो सकता है, बट यहाँ पे en में कितने हो सकते हैं? 20 कैरेक्टर स्टोर हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से लिखना पड़ता है। यहाँ पर मैक्सिमम साइज कितना होता है स्ट्रिंग का? 256, मतलब 0 से लेके 255। इससे बड़ा नाम आप स्टोर नहीं कर सकते। अब अगर आपको इसके अंदर वैल्यू को इनपुट करवाना है तो आप कैसे लिखेंगे? इसका क्या होगा? %s। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है इसका? %s। यहाँ पे एंड नहीं लगाते, यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख देते हैं? en। m% यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख दिया जाता है? en। क्यों ऐसा करते हैं? इट इज कॉल्ड एरे, है ना। ध्यान से सुनना, एरे भी टॉपिक हम आगे चल के कवर करेंगे। यहाँ पर ये मैंने कैरेक्टर का एरे बनाया, और एरे जो होता है वो 20 ब्लॉक बनेंगे। इसमें से छोटे छोटे कितने ब्लॉक्स बन जाएंगे? 20 ब्लॉक्स बन जाएंगे, है ना। तो ऐसे 20 ब्लॉक्स बनेंगे। तो एक ब्लॉक में क्या होगा? एक कैरेक्टर, दूसरे ब्लॉक में दूसरा कैरेक्टर, तीसरे ब्लॉक में तीसरा कैरेक्टर। जैसे मैंने लिखा रवि, तो आर यहाँ आएगा, ए यहाँ आएगा, बी यहाँ आएगा और आई यहाँ आएगा, ठीक है। और एड्रेसिंग कहाँ से चालू होती है? 0 से, है ना। 0 से होगी, मतलब कितने कितने कैरेक्टर तक का नाम लिख सकता हूँ? 19 तक, है ना। मतलब 20 कैरेक्टर से ज्यादा बड़ा नाम मैं नहीं दे सकता। यहाँ पे साइज जो मैंने स्पेसिफाई किया वो, तो यहाँ पर ये जो वाला जो फर्स्ट ब्लॉक होता है ना, इसका अपना एड्रेस होता है। ये जो सेकंड ब्लॉक होता है इसका खुद का भी एड्रेस होता है, तीसरे ब्लॉक का भी अपना एक एड्रेस होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? बेस एड्रेस को लेने के लिए जब हम एरे का यूज करते हैं तो हम चाहे तो यहाँ पे एंड लगा सकते हैं, बट अगर नहीं भी लगाएंगे तो कंप्यूटर ये एंड मान के ही चलेगा। मतलब ये जो पूरा एरे है इसका जो पहले ब्लॉक का एड्रेस है ये निकाल के दे देगा। तो यहाँ पे एंड लगाने की जरूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली कर लेगा। तो स्ट्रिंग के साथ हमें एंड लगाने की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो en का जो मेमोरी का रेफरेंस है वो भी पहले ब्लॉक का रेफरेंस, रेफरेंस का मतलब एड्रेस, है ना। यहाँ पर जो en मैंने एक एरे बनाया उसकी जो पहली मेमोरी है उसका जो एड्रेस होता है वो ऑटोमेटिकली बिना M% लगाए पास कर दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे एंड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ध्यान ये रखना है कि जब भी आपको स्ट्रिंग बनाए तो वहां पे %s जहां पे लगाए, सिंपल सी ये चीज ध्यान रखिए, जहां %s लगाए वहां पे एंड लगाने की जरूरत नहीं है ना। वो नॉर्मल तरीके से काम करेगा। जबकि कैरेक्टर हो, फ्लोट हो या इंटीजर हो, वहां पे M% लगाने की जरूरत होती है। और M% का काम क्या होता है? किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को फाइंड करना। चलिए, तो यहाँ पर ये इनपुट के जितने भी फॉर्मेट होते थे मैंने लिख दिया। हमें ये 3-4 ही यूज करने हैं, हमें शॉर्ट वगैरह जो मैंने डिटेल में पढ़ाया था उतने सारे डेटा टाइप हमें यूज नहीं करने, हमें गिने चुने ये 3-4 डेटा टाइप ही यूज करने हैं प्रोग्राम में। अब बात आते हैं आउटपुट स्टेटमेंट में। आउटपुट स्टेटमेंट के अंदर हम पढ़ रहे हैं प्रिंट स्टेटमेंट को। आउटपुट का मतलब क्या होता है? किसी भी तरह की वैल्यू को या किसी भी तरह के मैसेज को मॉनिटर पे प्रिंट करवा देना। तो प्रिंट करवाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? printf का। इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले एनी टाइप ऑफ वैल्यू और मैसेज, एनी टाइप ऑफ वैल्यू और मैसेज हम इससे क्या करवा सकते हैं? डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? प्रिंटफ की सहायता से किसी भी तरह की वैल्यू या मैसेज को मॉनिटर पे क्या करवा सकते हैं? प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इसकी भी जो हेडर फाइल होती है वो कौन सी होती है? stdio.h। तो इसकी भी हेडर फाइल क्या होती है? stdio.h। सेम हेडर फाइल इसकी भी होती है studio.h। printf की हेडर फाइल क्या होगी? studio.h। मतलब इसकी भी जो डेफिनेशन है वो कौन से हेडर फाइल में दी गई है? studio.h। अगर मैं ये फाइल नहीं लगाऊंगा तो printf फंक्शन वर्क नहीं करेगा। और यहाँ पे भी वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करना पड़ता है। डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए हमें यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर का भी यूज करना होता है कि हमें जो वैल्यू प्रिंट करनी है उसका फॉर्मेट क्या होगा, उसका डिस्प्ले होने का तरीका क्या होगा, वो किस तरह की वैल्यू है।
तो यहाँ पे इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। इसके 3 तरह के सिंटैक्स होते हैं। पहला सिंटैक्स, सिंटैक्स नंबर 1, प्रिंटफ ब्रैकेट में सिंपल कोई भी मैसेज आपको जो भी देना है और डबल कोट्स बंद और सेमीकोलन। तो पहला सिंटैक्स क्या हुआ कि हमें कोई भी अगर एक मैसेज डिस्प्ले करवाना है तो उस मैसेज को हम प्रिंटफ के डबल कोट्स के अंदर रख देंगे। बट हमारे पास सेकंड एग्जांपल क्या है कि यदि हमें वेरिएबल के अंदर की वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो हम कैसे लिखेंगे, प्रिंटफ मैसेज देना है दें, ना देना तो ना दें, ऑप्शनल है। फॉर्मेट स्पेसिफायर देना जरूरी है जिस तरह की वेरिएबल को आप प्रिंट करवा रहे हैं, कॉमा और यहाँ पे उस वेरिएबल का नाम जिसे आपको मॉनिटर पे प्रिंट करवाना है। यहाँ एम्परसेंट नहीं लगता, ध्यान रखिएगा, प्रिंट एफ के साथ एम्परसेंट नहीं लगता, यहाँ पे सिंपल कॉमा लगा के हम उस वेरिएबल का नाम दे देते हैं। अभी मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ। थर्ड, इसका जो तीसरा सिंटैक्स होता है वो होता है इंटीजर a इक्वल टू प्रिंट एफ ब्रैकेट ऑन और यहाँ पर मैसेज जो भी आपको देना है। तो ये क्या करेगा, जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर इस मैसेज के अंदर होंगे उसकी वैल्यू को किस में स्टोर कर देगा, ए में स्टोर कर देगा। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल पहले सिंटैक्स का एग्जांपल देखते हैं कि अगर मुझे मॉनिटर पे किसी तरह की वैल्यू स्टोर करनी है तो कैसे करेंगे। तो जैसे पहले का एग्जांपल मैं ले लेता हूं, जैसे मुझे मॉनिटर पे मैसेज प्रिंट करवाना है, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, इस तरीके से कोई मैसेज मुझे डिस्प्ले करवाना है। या फिर मुझे एक मैसेज डिस्प्ले करवाना है, प्रिंट एफ माय नेम इज रवि, यह मुझे मॉनिटर पे प्रिंट करवाना है, तो भी मैं क्या यूज करूंगा, प्रिंट एफ का यूज करूंगा। ठीक। थर्ड, जैसे मुझे मॉनिटर पे प्रिंट करवाना है एक मैसेज, प्रिंट एफ एंटर एनी नंबर, तो इस तरीके से मैं मैसेज को प्रिंट करवा सकता हूं। तो ये पहले सिंटैक्स का एग्जांपल है। अब दूसरे सिंटैक्स का एग्जांपल देखते हैं कि मान के चलिए मेरे पास एक वेरिएबल है इंटीजर a और इसके अंदर वैल्यू है 20 और इसको मुझे मॉनिटर पे डिस्प्ले करवाना है। तो मैं कैसे करूंगा, प्रिंट एफ ब्रैकेट ऑन, सबसे पहले मैसेज इज ऑप्शनल, देना है दे, नहीं देना ना दे, आप डायरेक्ट भी प्रिंट करवा सकते हैं। मैसेज में दे देता हूं जैसे वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू, देना कोई कंपलसरी नहीं है, मैं दे रहा हूं फॉर्मेट के लिए, और यहाँ पर उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी, क्योंकि ए किस तरह का है, इंटीजर वैल्यू, और इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, परसेंट डी, और यहाँ पे मैं एक लिखूंगा और सेमीकोलन लगा के इसे क्लोज कर दूंगा। तो यहाँ पे जो भी ए की वैल्यू होगी वो मॉनिटर पे प्रिंट हो जाएगी। मतलब इसका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 20, कुछ इस तरह से मॉनिटर पे शो होगा, है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी तरह की वैल्यू को मॉनिटर पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो जहां परसेंटेज डी लिखा है उस जगह पर इस ए की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। जो भी ए की वैल्यू है वो इस पोजीशन पे, इस फॉर्मेट से क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। इसी तरह से आप फ्लोट की भी वैल्यू को भी प्रिंट करवा सकते हैं, परसेंट डी की जगह परसेंट एफ ले लीजिए। अब इसका तीसरे फॉर्मेट पे देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरे फॉर्मेट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मैंने लिखा, मैंने एक वेरिएबल लिया इंटीजर p इक्वल टू, और यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट एफ ब्रैकेट, और यहाँ पे मैंने एक मैसेज दे दिया मैंने जैसे हेलो वर्ल्ड, इसको बंद किया सेमीकोलन। तो यहाँ पे मैंने ये मैसेज दे दिया और इसके इस तरफ क्या लगाया है, p, है ना। तो मॉनिटर पे ये मैसेज प्रिंट नहीं होगा, है ना। मॉनिटर पे क्या होगा, जो भी इसमें नंबर ऑफ, जितने भी इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर हैं वो कितने हैं वो काउंट होके p में स्टोर हो जाएंगे, वो काउंट होके किस में स्टोर हो जाएंगे, p में। कैसे, अगर यहाँ पे p में पूछूं कि p में कौन सी वैल्यू जाएगी तो आउटपुट क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, स्पेस को भी गिन रहा है, तो इसका आंसर आएगा 11। तो जब मैं मॉनिटर पे p को प्रिंट करवाऊंगा तो इस पूरी लाइन में जो p की वैल्यू है वो क्या जाएगी, 11।
जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर होते हैं मैसेज के अंदर स्पेस के साथ, उसको काउंट करके पी में स्टोर कर देता है। तो कभी कभी क्या होगा कि आप जब इफ एल्स कंडीशन लगाएंगे, जैसे मैंने इफ एल्स कंडीशन लगाई, मैं आपको आगे चल के सिखाऊंगा, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। जैसे मैंने प्रिंट एफ लिखा, प्रिंट एफ ब्रैकेट में मैंने कोई मैसेज दे दिया, जैसे मैंने दे दिया रवि सिंगल कोट्स पर, और यहाँ पर मैंने कर दिया। अब इफ एल्स कंडीशन से क्या होता है, कंडीशन अगर ट्रू होगी तो जो ये वाला ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होगा, और फॉल्स होगी तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। कुछ इस तरह से होता है इफ एल्स, आगे चल के हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर मैंने कुछ ऐसा लिख दिया प्रिंट एफ रवि, तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा या ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो ध्यान ये रखना, जब ये कंडीशन ट्रू होती है, ट्रू का मतलब 1, ट्रू का मतलब क्या होता है 1, है ना। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला ब्लॉक चलेगा, और फॉल्स का मतलब होता है 0, और जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला ब्लॉक चलेगा, एल्स वाला। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रिंट एफ के थ्रू क्या आंसर आएगा, तो कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर है, RAVI, तो इसका आंसर आएगा 4, इसका आंसर आएगा 4, ठीक है। अब यहां पर मतलब इस पूरी जगह पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है ना, इस पूरे का मतलब यहाँ पे क्या है 4। तो अगर यहाँ पर 0 होगा तभी ये फॉल्स होगा, अदरवाइज फॉल्स नहीं होगा। तो यहाँ 0 के अलावा अगर कुछ भी आ जाए तो वो ट्रू माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर क्या आ गया 0 तो फॉल्स है, पर अगर यहाँ पे 0 के अलावा कुछ भी आ गया 1 2 3 4 5 6 तो उसको वो ट्रू मानेगा। तो आगे चल के हम इसको करेंगे, अभी इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मैंने कुछ इस तरह का स्टेटमेंट लिखा और आपके सर पूछते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा, तो इसका आउटपुट हेलो वर्ड ना आके जो पी है उसके अंदर क्या वैल्यू गई है वो आंसर आएगा। तो इसमें जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं इस मैसेज के अंदर विथ स्पेस, वो स्टोर हो जाते हैं किसमें, पी के अंदर। तो अगर मैं मॉनिटर पे पी को प्रिंट करवाऊंगा तो आंसर क्या मिलेगा, जैसे मैंने अगले स्टेटमेंट में कर दिया प्रिंट एफ %d कॉमा पी सेमीकोलन, तो इसका आंसर आएगा 11, इसका आंसर क्या आएगा 11। इसका का इस स्टेटमेंट का काम क्या है, इस स्टेटमेंट का काम है कि जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर हैं उसको काउंट करो और पी में स्टोर कर दो। बट इसका का मतलब क्या है कि जो भी पी की वैल्यू है उसे मॉनिटर पे प्रिंट करवाओ। तो ये जो थर्ड फॉर्मेट होता है ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये 3 फॉर्मेट होते हैं मैसेज को प्रिंट करवाने के लिए, और ये जो थर्ड वाला फॉर्मेट है ये बहुत कम लोगों को पता होता है। तो आउटपुट वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा तो थोड़ा इस कंडीशन को ध्यान रखना। तो यहाँ पे एंड मत लगाना है या M% मत लगाना। तो यहाँ पर हमारा इनपुट और आउटपुट मैसेज क्या हो